नमस्कार साथी। कल हमने बात की थी शिबू सोरेन के बारे में और उनके धनकटनी आंदोलन के बारे में, जिस आंदोलन ने गुरुजी को, शिबू सोरेन को देशों गुरु बना दिया था, और जो जनता के बीच जो आज उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और लोकप्रियता है, उस आंदोलन के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज आपको कल ही हम बोले भी थे कि कल बताएंगे आपको कि धनकटनी आंदोलन के तरफ कैसे प्रवृत्त हुए, कैसे शिबू सोरेन एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन कर पाए। वो कहानी त्रासद है, नाटकीय है और लोमहर्षक है उसको सुनना। अब तो देख रहे हैं तरह तरह की बातें आ गई हैं। अब तो बहुत तरह का वीडियो और ये वो है, लेकिन इस कहानी को बहुत पहले समरसेस है उपन्यास में, आज से 20 वर्ष पहले हम लिख चुके हैं। और इस कहानी का स्रोत भी गुरुजी का परिवार ही रहा है, यानी शिबू सोरेन के बड़े भाई मुख्य रूप से राजा राम, जो शुरुआती दिनों के बारे में, और गांव के नेमरा के कुछ और लोग समरसेस है उपन्यास लिखते समय हम गए थे उस गांव में। बोकारो में कुछ ऐसे लोग थे जो गुरुजी के साथ जुड़े रहे थे शुरुआती दिनों में, और उन्हीं लोगों की मदद से हम नेमरा गए थे। गुरुजी तो जानते ही थे गुरुजी, लेकिन गुरुजी अपनी तरफ से कोई कहानी या अपनी बात, अपनी आत्मकथा इस तरह का कभी नहीं कहते थे। उनमें वो आत्म प्रशंसा या उस पुराने दिनों के बारे में कोई खास इस तरह का ये नहीं था कि आप उसको हाईलाइट कीजिए एक पत्रकार के रूप में या ऐसे। खैर साथी, तो ये रोचक है, लोमहर्षक और त्रासक कहानी है। शिबू सोरेन के पिता सोबरन माझी थे और वो अपने इलाके के पढ़े लिखे, उस जमाने में भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पेशे से शिक्षक थे, खेतीबाड़ी भी करते होंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाते थे। और कांग्रेस से उनका थोड़ा बहुत रिश्ता था, केवी साहब के ज़माने की बात है ये, या उससे कुछ पहले। केवी साहब भी हो सकता है उस समय तक मुख्यमंत्री ना बने हों, लेकिन उस परिवार से इन लोगों का परिचय था। तो एक आदर्शवादी युवक थे सोबरन भी। वो अपने इलाके में जो महाजनी शोषण शुरू हो गया था और जो शराबखोरी शुरू हो गई थी, बहुत उससे उत्पीड़ित रहते थे और इसके खिलाफ मुहिम चलाते थे। और वहाँ उस इलाके में, ऐसे तो पूरे जो इलाके में आदिवासी बेल्ट में कैसे महाजन घुसे और कैसे महाजनी प्रथा की शुरुआत हुई, यह कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। बहुत से आदिवासी गांव में आप देखेंगे सड़क के किनारे जो आदिवासी, जहाँ घनी आबादी चाहे बस्तियाँ हैं, वहाँ देखेंगे छोटे छोटे बनिया, साहू, साहूकार, इस तरह के लोग, मंडल, सूरी और इस तरह के समाज के लोग वहाँ आते हैं। और वो तरह तरह का वो परचून की दुकान चलाना या इस तरह का। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में एक जो जितनी जानकारी हम एकत्र कर पाए थे,
कि बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो वहाँ के लोग, वहाँ के बहुत सारे माने उस समुदाय के लोग जो खास करके छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, बाजार चलाते हैं, वे तेल पेरने का काम, तेल निकालने का काम, तेली समुदाय के लोग या इस तरह का, ये उस तरह के लोग आए झारखंड बेल्ट में। और उस समय स्थिति जैसी थी, वो लोग फेरी लगाया करते थे। शुरू में उनके पास इतना पूंजी नहीं था कि वो महाजनों को वो महाजनी कर सकते और आदिवासियों को कर्ज दे सकते या इस इलाके में ज़मीन कब्जा कर पाते। शुरुआती दौर में तो कहा जाता है कि वो फेरी लगाना सिंपली बड़े से दौड़ी में सर पर रखकर तरह तरह का चीज़, पहले तो वो सड़क पर जो 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 बसें वगैरह छिटपुट चला करती थी या फौजी गाड़ियाँ उस समय चला करती थी, तो उन लोगों को चना चबेना इस तरह का चीज़ बेचना, खिलाना जो होता है वो। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने गांव का रुख किया आदिवासी इलाकों में अंदर, और वो टोकरी में बहुत सा सामान लेके जाते थे। खट्टी मीठी गोलियां है, मामूली चना चबेना है, तरह तरह का टिकुली बिंदी या इस तरह का जो मनिहारी की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह का जो लेकर गांव में घुसते थे और लोगों को वहाँ बेचते थे। बाद में वहाँ से एक और व्यापार उन लोगों ने करना शुरू किया, वो था लाह। याद होगा आपको, लाह की चूड़ियाँ बनती थी एक ज़माने में, अभी भी बनती हैं, और लाह से रिकॉर्ड बनता था उस ज़माने में। आज तो अब तो डिजिटल युग आ गया, लेकिन पहले बड़ा गानों का रिकॉर्ड जो बनता था HMV का और इसका, तो वो लाह से ही बनता था। और ग्रामीण इलाकों में लाह बहुत होता था। और जिस इलाके की बात हम कह रहे हैं, नेमरा या और उसके आसपास का जाइना मोड़ तक जो है, उधर बहुत जाइना का मतलब होता है ये क्या कहते हैं, इमली के पेड़ का। उसी तरह कुसुम के पेड़ पर लाह का कीड़ा लगता है और वो पत्ता खाता जाता है और एक उसमें जमा हो जाता है वो उसका उत्कृष्ट पदार्थ जो वही लाह, उसको तोड़ दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है। वो तो गाँव में लाह उनके लिए बहुत मुफीद हुआ, क्योंकि वो लाह बाज़ार में तो उसकी बहुत कीमत थी, बहुत, मतलब कि जब उसका उस तरह का मोहर में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा लाह की चूड़ियाँ बनती थी और ख़ास करके रिकॉर्ड वगैरह बनता था। तो बदले में गांव में एकदम बहुत मामूली कीमत पर, जैसे एक दोना आप चना दिए, उसके बदले एक दोना लाह मिल गया आपको, या उस बराबर उस तरह का। तो लाह कीमती होता था। तो और उस लाह को जमा करके झालीदा तक, चास में भी हुई, जो बोकारो के बगल में चास है, वहाँ भी उसका व्यापार होता था। आढ़ती लोग रहते थे, उसको जमा करके वो लोग तिजारत करते थे, कलकत्ता तक चला जाता था वो सब चीज़। तो उससे पैसा जमा हुआ। वो जो माथे पर टोकरी लेकर बेचने वाले जो लोग हुआ करते थे, उस मंडल, सूरी, बनिया समुदाय के लोग, चाहे उस तरह का, और वो पैसा, वो पूंजी काम आया वो महाजनी शुरू करने में। तो वो उसके बाद जैसे नेमरा के बगल में हेडबर्गा एक गांव है, वहाँ पर कुछ इस तरह के लोग बस गए धीरे धीरे और एक बड़ा गांव बन गया वहाँ। तो कहा जाता है कि उसी बस्ती के एक बड़े साहूकार से, जो आदिवासी समाज का, आदिवासी लोगों की ज़मीन बहुत हड़पा था और वो सूदखोरी का धंधा करके वो उन लोगों ने धंधा बाद में महाजनी का शुरू किया।
यानी धान खरीदना और उसको ज़रूरत के वक्त उनको फिर जमा कर रखना और फिर गाँव वालों को देना डेवरे ब्याज पर। और इस तरह ज़मीन वो हड़पते थे उसका। कभी आदिवासी चुका नहीं पाया 1 साल 2 साल, तो उसके बाद इतना ज़्यादा हो जाता था, तो गांव के ही नेमड़ा के ही एक परिवार के यहाँ जब धान वसूलने वो लोग पहुँचा था, वो जो साहूकार अपने लठैतों के साथ, तो वो औरत परेशान हो गई और भागी भागी गुरुजी के पास, सोबरन के पास पहुँची, पाठशाला में जहाँ वो पढ़ाते थे। और वहाँ सोबरन उसके पीछे पीछे आए और वहाँ वो देखा। वो जब साहूकार और जो महाजन था और उसके लठैतों ने अभद्र व्यवहार औरत के साथ किया, तो आप खो बैठे। और वो प्रचलित कहानी है कि उन्होंने उसको पकड़ के खूब पिटाई की। उसके बाद से एक तो देखिए इस तरह की कहानियाँ जो बनती हैं, एक इंडिविजुअल कहानी इस तरह का एक मेरे उपन्यास का हिस्सा बना, लेकिन ये जनरल ट्रेंड था। यानी धान कटने के बाद ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ी लेके साहूकार जाता था और उसके पीछे पीछे और वो लदवा के अपना फसल का हिस्सा लेके आता था। ये दृश्य आम था। तो खैर साथी, इसी तरह का और उन्हीं लोगों ने बाद में अपने यहाँ यानी आदिवासी इलाकों में शराब का प्रचलन भी शुरू किया। महुआ शराब का प्रचलन आदिवासी गांव में पहले नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे ये वो एक नियोजित साजिश के तहत उसको किया गया, क्योंकि आदिवासी लोग परंपरा से हड़िया पीने के आदी हैं और हड़िया साधारण तरीके से किसी भी घर में छोटे थोड़े बहुत सरंजाम से बन जाता है। इसके लिए कोई विशेष बहुत ज़्यादा आयोजन उपक्रम करने का ज़रूरत नहीं। चावल और रानू और इससे के मिश्रण से ये बनता था। लेकिन महुआ का शराब का प्रचलन वो बंगाल झारखंड से सटे जो बंगाल के इलाके थे वहाँ तो था ही। वहाँ से इसके लिए शुरुआती दौर में कारीगर बुलाया गया और उन लोगों ने अपने इलाके में, क्योंकि महुआ होता तो था आदिवासी गांव में, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरा होता था। महिलाएं श्रृंगार करती थी, महुआ के को सुखा के उसका पाउडर से लड्डू बनता था, इस तरह की चीज़ और खाने पीने की चीज़ें बनती थी। लेकिन महुआ से शराब बनेगा ये चीज़ सिखाना एक योजनाबद्ध तरीके से उन महाजनों ने ही सिखाया। अब कारीगर उसके लिए आए, उसमें जलावन की बहुत ज़रूरत होती है। बड़े बड़े हंडियों में महुआ को सड़ाया जाता है, गर्म किया जाता है, वाष्पित करके फिर उसको चुबाया जाता है, तब जाके बनता है महुआ। तो ये कमर्शियली ही हो सकता है और वो ये लोग करते थे। तो एक साथ महुआ शराब का प्रचलन और उसके साथ साथ महाजनी, इससे आक्रांत था पूरा इलाका। और सोबरन इस बात को लेकर इसका विरोध करते थे बहुत। कुछ लोगों को तो वो पिटाई ही कर दिए, जिसके कारण वो आँख के किरकिरे बन गए थे। और कहा जाता है कि उन्हीं लोगों ने इनकी सोबरन की हत्या करवा दी। और वो उस समय शिबू सोरेन की उम्र एकदम ठीक हम नहीं बता सकेंगे आपको, लेकिन 15-16 वर्ष रही होगी। वो और राजा राम दोनों भाई गोला में एक स्कूल था, आवासीय विद्यालय था, वहाँ रहते थे। और उन्हीं को राशन पहुँचाने सोबरन एक आदमी के साथ जा रहे थे और घात लगाकर उनकी हत्या चंडू पहाड़ के नीचे
के एक घने जंगल से गुजरते वक्त कर दी गई। वो उसको वो शहीदी दिवस के रूप में अभी भी याद किया जाता है। वो है 27 नवंबर 1997, 1957, 27 नवंबर। और उस हत्या के बाद शिबू सोरेन की दुनिया बदल गई। किशोरावस्था में थे वो। उसके बाद बहुत दिनों तक वो केस चला और केस हजारीबाग में चल रहा था। अब कहा जाता है, अब हम तो उस ज़माने में थे नहीं, तो जो सुने और जो उस दौर के लोगों से कि शोभना की पत्नी यानी हेमंत सोरेन की दादी, वो कर्मठ महिला थी। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर हजारीबाग चली जाया करती थी। कोर्ट में तारीख वारीख पड़ता था तो, और वहाँ वो मुकदमा के दिनों में वो तो गवाह के रूप में या जैसे भी हो मुकदमा चलता रहा। लेकिन मुकदमे में ही जो लंबा खिस्सा देखकर और कभी कभी ये अद्भुत दृश्य देखकर कि सब जो पुलिस के लोग हैं और जो उनका अपना वकील है और ये लोग आपस में हंसी ठट्टा कर रहे हैं, उनको लगा कि अब यहाँ से अदालत से न्याय वाय नहीं मिलेगा। और उन्होंने सोना मनी ने सार्वजनिक रूप से कहा कोर्ट में शायद कि हमको इस पुलिस व्यवस्था से, इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलने वाला है। मेरे बच्चे ही अब बड़े होकर न्याय करेंगे, अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे। इस तरह की बातें हैं। तो ये तो भाई गुजरे ज़माने की बात है। जैसा कि बताया 1957, तो लगभग यदि 75 वर्ष पहले का किस्सा है। उसमें कौन था नहीं था, कैसी बातें। लेकिन जितना उपन्यास समर से लिखने के क्रम में जितना हम कर पाए, तो यही कहानी हमको मिली। और पिता की उस हत्या ने शिबू के मन पे इतना गहरा छाप छोड़ा कि वो एक किशोर मन वाले युवक धीरे धीरे बागी बन गए, विद्रोही बन गए। और लेकिन विद्रोह को दिशा एक मिली। वो था एक सामाजिक बदलाव की दिशा में उनका विद्रोह काम आ गया। इसमें बहुत सारे लोग उस दौर के जो थे, कुछ कहा जाता है कुछ कम्युनिस्ट नेताओं से भी उनका संपर्क हुआ, क्योंकि ये नेमरा से झालीदा तक चले जाते थे जंगल लकड़ी वहाँ बेचने। वहाँ झालीदा में कुछ लोगों से, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं से उनका संपर्क और ये वो हुआ। और अपने यहाँ गोला के आसपास जो चितरपुर है, वहाँ के एक नेता थे मंजूर हसन। वो एकदम क्रांतिकारी नेता थे, जमींदार बाप के बेटा थे। और सारा खाता पत्री एक बार फेंक दिए थे वो जाके कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी वो भी वही सब खाता, माने आदिवासी ज़मीन का, इसका उसका। और उसके बाद वो अपने इलाके में बाद में विधायक भी बने थे और उनकी हत्या हो गई थी। पटना में विधायक क्लब में शपथ लेने के पहले माफिया या महाजनों ने उनको, अपने क्षेत्र के लोगों ने उनको मरवा दिया था। तो उसके संपर्क में भी गुरुजी माने शिबू सोरेन रहे थे और शायद इससे ही उनको दिशा मिली। लेकिन उन्होंने अपना एक अलग तरीका इख्तियार किया ये सामाजिक बदलाव का, और वो था कि ठीक है, महाजन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है,
गलत तरीके से उस ज़मीन को हम मुक्त कराएंगे। और इसके लिए उन्होंने उसको उग्र तरीके से धनकटनी आंदोलन शुरू किया। पहले तो गोला और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन बाद में वो चला गया। जो व्यवस्थित रूप में इसको एक योजनाबद्ध तरीके से एक काम वो टुंडी के पोखरिया आश्रम से शुरू हुआ। और वहाँ गुरुजी जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर दिए तब तक वहाँ से रहे। बाद में वो चुनाव लड़े थे 69 में या 68 में विधानसभा का, और वहाँ से हारे। तो उसके बाद धीरे धीरे वो चले गए संथाल परगना की दिशा में। वो इलाका छोड़ दिया, आना जाना लगा रहा, लेकिन वहाँ चले गए। और वहाँ संथाल परगना में उनके तमाम जो अभी भी हैं वो सारे साथी, हेमलाल मुर्मू हो, स्टीफन मरांडी हो, और इस तरह के जो लोग थे, साइमन मरांडी हो, सारे लोग इनके कमांडेंट थे। सबों ने इनको स्वागत किया ही, वे ही लोग ले गए थे। और फिर जो आग उत्तरी छोटा नागपुर में चली धनकटनी आंदोलन के रूप में, वो फैल के संथाल परगना में भी पहुंचा। खैर उसके बाद तो गुरु जी का संसदीय राजनीति का दौर शुरू हो जाता है 1980 से। और वो एक फिर धीरे धीरे बागी जीवन उससे छूट गया। बागी जीवन छूट गया। और कल तो आपको कल वाला पोस्ट यदि आप चाहे कल वाला एपिसोड देखेंगे पिछला, तो उसमें आप धनकटनी आंदोलन के बारे में थोड़ा समझ पाएंगे। और आज ये कथा कि शिबू सोरेन, एक किशोर मन वाले सीधे साधे शिबू सोरेन एक बागी कैसे बन गया। और उसको संक्षेप में ही कहा जाए कि पिता सोबरन मांझी की हत्या ने गुरुजी को, शिबू को एक विद्रोही बागी बना दिया। लेकिन वो व्यक्तिगत प्रतिशोध वाला आंदोलन, विद्रोही बन के उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि अपने अंदर की तपिश को, अपनी ज्वाला को इस सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ, उसके खिलाफ संघर्ष में बदल दिया। यही एक कहानी है गुरुजी के, शिबू सोरेन के बागी और विद्रोही जीवन की तरफ बढ़ने के। धन्यवाद साथी, जोहार। फिर एक अगला कुछ अनछुआ प्रसंग लेके हम आपके पास आएंगे। जोहार।